दिन बाद मुझे ये क्लास मिली। अब ना 2-3 दिन के लिए परिमल सर बाहर हैं, तो 2-3 दिन में मैं ही क्लास लेके और तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करा दूँगी। तुम्हारी आबादी बढ़ गई ना पहले से? जब मैंने पिछली बार क्लास ली तुम थोड़े से ही थे। सीट फिक्स हो गई है, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि सब बैचेस में वो बातें पॉसिबल नहीं है, ना ही उनकी समझ में आनी है। आधे तो बुद्धिहीन भी तो पढ़ने आते हैं ना। तुम पढ़ सकते हो। तुम लोगों को मैंने आवाज कम है। अच्छा, चलो अब देखो ध्यान से। तुम लोगों को मैंने हिस्ट्री जो है ना वो तो बैच में करानी है पूरी, वो हर बैच में हर बच्चे के लिए होगी। ऐसे ही तुम्हें पॉलिटिकल साइंस भी मुझे बैच में करानी है, या तो मैंने करा दी होगी। ये दो चीजें। बीच में क्या था, 5-6 साल पहले से ना एक टॉपिक बिल्कुल सरकार ने खत्म कर दिया था, स्टैटिक जीके का। आ ही नहीं रही थी। लेकिन अब पिछले कई पेपरों में देखा हम लोगों ने, रेलवेज में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, और इसमें अपने जितने हरियाणा के एग्जाम या किसी भी यूपी के, राजस्थान के, दोबारा से इसको उठाने लग गए। करंट तो आता ही आता है, ये भी आने लग गया। तो अब ये दोबारा से पढ़ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता तुम्हारे में आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है एक भी नंबर का ना आए, पर अब तुम इसको बिना पढ़े जा नहीं सकते। अब हमें अगर तैयारी ऐसी करनी है कि हर तरह से सिलेक्शन हो, तो फिर जितनी चीजें हैं ना वो सब सीखनी पड़ेंगी। उनमें से आएंगी लिमिटेड, लेकिन वो कौन सी आएंगी किसी को नहीं पता होता। जितने लोग सेलेक्ट है ना, कोई 1 या 2 किताब पढ़ के आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारी किताबें एक अकेले सब्जेक्ट के ऊपर पढ़नी पड़ती है, तब बात बनती है, तब कमांड बनती है। अब ये बात सबको कहेंगे तो सबको पता ही नहीं चलेगा, सोचेंगे अच्छा ऐसा कैसे है। लेकिन जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, आप उनसे पूछ के देखना, वो जीके के ऊपर ही 7-8 किताबें पढ़ लेते हैं। अलग 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 किताबें, फिर उनको बार बार एक किताब एक बार नहीं पढ़नी। एक किताब को कम से कम 8 से 10 बार पूरा पढ़ना होता है। और ये हो ना कि भाई याद हो जाए कि अब इसके बाद ये वाली लाइन आएगी, तब मानना कि सिलेक्शन के पास पहुंच गए। ऐसे ही मैथ्स है, ऐसे ही रीजनिंग है, ऐसे ही इंग्लिश है। मैं तो अपने पोर्शन की बात करूं तो 8-10 चीजें बार बार जब सेम पढ़ते हैं ना, तो वो दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। फिर हमारी एनालाइज करने की पावर भी बढ़ जाती है कि ऐसा तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। और उस स्टेज तक पहुंच के ही सिलेक्शन होगा। तो तुम्हें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की अब दिक्कत नहीं है। स्टैटिक जीके हमें तैयार करनी पड़ेगी। और अब मैं इस गारंटी बैच वाले इस एक जो हमें 1 घंटा मिलेगा ना, इसमें स्टैटिक जीके ही पढ़ाऊंगी। और स्टैटिक जीके को अगर सिर्फ मैं पढ़ाऊंगी तो बात नहीं बनेगी, तुम्हारे पास मटेरियल भी अपना होना चाहिए ताकि तुम घर जाके पढ़ लो। पीडीएफ से आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, ये फालतू की बात है कि पीडीएफ दे दो जी, पीडीएफ में कुछ नहीं होता। उन सबसे बढ़िया है, पहले मैं अपने ही यहाँ पे बच्चों को अरिहंत की बुक पढ़ाती थी। अरिहंत से ना स्टैटिक जीके बढ़िया हो जाती थी। लेकिन अब अरिहंत से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें, और अब लूसेंट को हम पूरी पढ़ लेंगे यहीं पर। अपने इस बैच में मैं लूसेंट का अपना पोर्शन, देखो लूसेंट में सब कुछ नहीं है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत थोड़ी है, लेकिन जितनी है वो रिवीजन करा देगी। हर चीज नहीं दे रखी, मोटी मोटी चीजें हैं जो बहुत शुरू में पढ़ता है उसके लिए ठीक है। लेकिन जब आपको डिटेल्ड चीज आ जाए ना, फिर आपको लगेगा चले एक दिन उठा के पढ़ लूं, तो तुम रिवीजन में 2 दिन में 1 दिन में हिस्ट्री पूरी कर सकते हो। इतनी हो गई। अब मैं पढ़ाऊंगी, लगेगा टाइम, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझाऊंगी, तुम्हें लगभग चीजें आती मिलेंगी। इससे फिर अपनी उठा के पॉलिटिकल भी कर लेंगे। इसमें से ही तुम उठा के अपनी साइंस भी कर लेना। मेन टारगेट स्टैटिक जीके का रहेगा, उसका ये तो पार्ट्स एक्स्ट्रा में है। जैसे अब यूएनओ है, या वर्ल्ड में पहला प्रथम पुरुष है, पहली महिला है, विश्व में प्रथम है, सर्वाधिक लंबा ऊंचा गहरा, ये सब चीजें पता है क्या, बिना पढ़े नहीं बात बनती। या किताबों के मेन मेन के नाम हैं, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। तो अब कल से, आज से मैं शुरू कर देती हूँ। कल तुम सब लूसेंट की बुक ले आना। मेरे ख्याल ये 130-150 की हेरफेर की किताब आती होगी, 120-50 जितने की भी है। मतलब ये मान लो 120 से 150 के बीच की किताब है, इतने की आती हैं जीके किताबें। जीके की किताब जो स्पेशल जीके है ना, वही जिसमें एक बस मोटी सी समझ होती है, वो इसके हेर फेर में मिल जाएगी। आज तो नहीं होगी बहुतों के पास, कल ले आना। और कल से फिर इस किताब को टारगेट करके कि हम इसको खत्म कर देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। टाइम लगेगा, लेकिन जब भी ऐसा मौका होगा, जैसे आज थर्सडे है, अब फ्राइडे को भी मैं ही क्लास ले लूंगी, सैटरडे को लगेगा क्लास तो सैटरडे को मैं ले लूंगी इस वाले बैच में। अच्छा, सैटरडे को आपका टेस्ट है, चलो ठीक है, जैसा भी होगा जब भी होगा। तो अब मैं परिमल सर को कह के 2 दिन कम से कम क्लास में अपनी लगवा लूं, और 2 दिन परिमल सर की लग जाए। 4 दिन हुए, एक आधे दिन किसी और साइंस वाले सर या इंग्लिश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रीजनिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वो तो उतने में तुम्हें आ गया होगा।
कभी इंग्लिश की कभी साइंस की, पर मेरा पर्सनल ये मानना है साइंस पे काम कर लो और जीके पे काम कर लो और मैथ्स पे, ये तुम्हें अच्छी तरह से पास करा देंगे। इंग्लिश तुम क्लास में भी कुछ ना कुछ सीख रहे होगे, और इंग्लिश में पता है क्या, अपने आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट खुद क्रिएट करना पड़ता है। इंग्लिश ऐसी चीज नहीं कि टीचर टीचर सिखा दे, ये फिर भी टीचर बहुत सारी बातें बोलेगा, क्या पता पेपर में क्या आ जाए। इंग्लिश में ये है, वोकैब है, सेल्फ से काम करना पड़ेगा, टीचर कितना बोल देगा क्लास में, तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर लो। रीजनिंग तो साथ में करते ही रहना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। करंट कभी कभी सर लेते ही रहते हैं क्लासेस में, तो वो दिक्कत नहीं होगी। चलो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। कल से किताब ले आओगे? हाँ, अपनी किताब। एक कोई वैसा खर्चा छोड़ देना 150 रुपए का जिसमें तुम फालतू के खर्चे, आधी बार तुम ये चिप्स और ये कुरकुरे खाते रहते हो, ये मत खाया करो। पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। किताबें कभी वेस्टेज नहीं होती, कभी भी। हम भी बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन किताबें मैं हमेशा रखती थी अपने पास, हमेशा। जब मैंने खुद भी तैयारी की तो कभी कोई सी जैसे एस चांद की खरीद ली, कभी अरिहंत की खरीद ली, बहुत किताबें खरीदते थे। किताब हमेशा आपको हेल्प करती है कुछ नया सीखने में, वो वेस्ट नहीं होती। देखो यूएनओ के बारे में पहले मैं अपने आप बता दूं, थोड़ा सा तुम्हें आता भी है। इस बार तुमने देखा एचएसएससी ने यूएनओ के बारे में हर एक में दिया था। बताओ जरा यूएनओ की बिल्डिंग कितने एकड़ में बनी है? 17 एकड़ में। यूएनओ की बिल्डिंग कहाँ बनी है? एक मैनहट्टन आइलैंड है न्यूयॉर्क सिटी के पास, इस पे किसी ने दान दी थी। ये 17 एकड़ जमीन पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रखी है, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा फहरा रखा है। ये झंडा है यूएनओ का झंडा। तो इससे शुरू करते हैं, यूएनओ के फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। यूएनओ क्यों बना, ये तो मैंने बहुत बार क्लास में बताया होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड ना हो इसके लिए 3 लोगों ने बहुत काम किया, एक ब्रिटेन, एक यूएसएसआर और एक अमेरिका। स्टालिन था, रूजवेल्ट था, और इनका क्या नाम था इसका, चर्चिल। ये 3 आदमी थे। ये पेपर में भी आया था वाला क्वेश्चन, स्टालिन और ये वाला। एक स्टालिन पुराना आदमी भी था, जो रशियन रिवॉल्यूशन वाला आदमी, जो मार्क्सवाद और उन सब से प्रभावित था। ये दूसरा स्टालिन है। तो उन तीनों ने कहा कि भाई इस तरह का कोई बनाए जिसको दुनिया समझे जाने, तो इसके फ्लैग के ऊपर सीधे, क्योंकि बेसिक तो मैंने तुम्हें क्लास में करा दिया। फ्लैग इसका है जिसकी पृष्ठभूमि हल्के नीले रंग की बनाई, क्योंकि धरती के 71% हिस्से पर पानी है। तो इसमें ना पूरी धरती को दिखा दिया इन्होंने कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके। पानी का नीला रंग ले लिया, इसके ऊपर शांति के लिए व्हाइट कलर से ऐसे पूरी धरती बना दी। इस जब किताब पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा, भी देख लो। धरती बना दी, इस पे पूरा मैप बना दिया, जैसे उत्तरी अमेरिका ये सब दिखाई दे इस तरह से। और इसका ये जो व्हाइट है ना, ये व्हाइट लेने का लॉजिक ये है कि शांति फैलानी है धरती पर। इसके 70-71% हिस्से पर पानी है। ये इसका फ्लैग है, पृष्ठभूमि हल्की नीली, ये यहाँ फहराता है। यहाँ पे ये जो बड़ी सी बिल्डिंग मैंने बनाई ना, जो 17 एकड़ में है, इस बिल्डिंग में 6 भाषाएं चल सकती हैं, 6 लैंग्वेजेस में काम होता है। और ये है ACEFRS। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया था। AB नहीं है यहाँ। इसके 5 ताकतवर देश ABCRF, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस। ये दोनों पेपर में आपने क्वेश्चन देखे थे, बहुत कॉमन है आने वाले। अमेरिका ब्रिटेन को वो जानबूझ के दुखी करने के लिए यूएसए और यूके दे देंगे, क्योंकि बच्चे का दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता, फंस जाएगा। तो अमेरिका ब्रिटेन को यूएसए यूके कह देंगे। और आप सबको पता होना चाहिए, हमारे देश में जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, बहुत सारी पार्टी, ऐसे यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी चलती हैं। कौन कौन सी बताना? एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक। ऐसे यूके में भी 2, लेकिन तीसरी भी मान लेते हैं। कौन कौन सी? हाँ, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लिबरल पार्टी और एक लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जिसका क्लीमेंट एटली, जब तुम आजाद हुए तो वो भारत मतलब इसका ब्रिटेन का पीएम था। ठीक है, तो ये अमेरिका ब्रिटेन। चाइना जिसमें सिंगल पार्टी सिस्टम है और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ सिंगल पार्टी है, यहाँ डबल पार्टी है, यहाँ भी डबल, लेकिन 3 पार्टी एग्जिस्टेंस में है। ये यूएसएसआर भी दे देंगे वो दुखी करने के लिए, क्योंकि पहले ये यूएसएसआर ही था जब आपका यूएनओ बना था, यहीं का था स्टालिन, और एफ को आप फ्रांस कहते हैं। तो ये 5 ताकतवर देश जिनकी कोशिशों से ये संस्था बनी,
इनकी लगभग भाषाएं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा 6 भाषाएं यहाँ पे चल सकती हैं। लेकिन जब ये काम करते हैं ना तो मेनली ये 2 भाषाओं में करते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच में। यानी फ्रांस की भाषा इंपॉर्टेंट है और ब्रिटेन की भाषा भाषा यूएसए में भी तो वही बोलते हैं, अंग्रेजी तो दोनों है ना भाई, एक अमेरिकी एक्सेंट है और एक ब्रिटिश, तो इन दोनों की भाषाएं, बाकी नहीं है। ए का मतलब यहाँ पर है अरेबिक। कई लोग इसको अमेरिकी सोचते हैं। अरब कंट्रीज बहुत ताकतवर है और दुनिया में तेल की कीमतों उन्हीं के ऊपर प्रभावित होती है, उनसे ही, तो इनकी भाषा को यहाँ पे मान्यता मिल गई। सी से है चाइनीज और आर से है रशियन और एस से है स्पेनिश, स्पेन की भाषा, मैड्रिड जिसके कैपिटल है। तो ये 6 भाषाएं ACEFRS, लेकिन कार्यकारी भाषाएं जिनमें काम होता है ये इंग्लिश और फ्रेंच है, ई और एफ। 5 ताकतवर देश ABCRF। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम, चाइना में सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसके अंदर ही सबको पहले नामांकन कराना फिर इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। ये यूएनओ की बहुत बेसिक सी एक्स्ट्रा सी बातें। इसके बाद यूएनओ जो है इसने अपना काम करने के लिए सबसे पहले सब इकट्ठे होकर एक चार्टर पर साइन करते हैं। और ये कहाँ हो रहा है सारा काम? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है ये? अमेरिका में। अमेरिका में ये सब काम हो रहा है 25 जून 1945 को। कितनी अजीब बात है कि इस काम पे जब साइन कर दिए सबने कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे, इसके बाद अमेरिका ने बम गिराया, क्योंकि अमेरिका ने बम गिराए हैं 6 और 9 अगस्त 1945। इसका मतलब अमेरिका मन से कहीं ना कहीं उसके मन में कालापन था और उसको था कि मैं जापान को बर्बाद कर दूं। अगर वो इतना ही अच्छा होता कि शांति की बात करता तो क्या जरूरत थी जापान को ऐसे खत्म करने की? वो तो वैसे भी खत्म हो जाता, क्योंकि उसके 3 में से 2 दोस्त तो मर ही गए ना। JGI, ये 3 थे। जर्मनी के इसने आत्महत्या कर ली थी, किसने? हिटलर ने। और इटली के मुसोलिनी को उसके दोस्तों ने जिंदा जला दिया। तो ये कितने दिन चलना था? तो जो था यहाँ का मुखिया, हद से हद और 1-1.5 महीने में इसको हाथ खड़े करने थे, लेकिन दुनिया को एक डर दबाव दिखाने के लिए अमेरिका ने वहां तो साइन करवाए चार्टर पर कि कभी नहीं लड़ेंगे, और यहाँ फिर इसके ऊपर बम गिरा दिए। इस चार्टर पर साइन करते टाइम 50 देश थे और टोटल लड़ते टाइम 62 देश थे। बस कुछ रह गए थे इनके संगी साथी, जो सोचो लड़ाई के दौर में उस देश में नहीं गए, बाकी सब गए। और इनमें फिर बाद में एक और आया था, पोलैंड। पोलैंड भी आप जानते हैं वो देश है जिसपे जर्मनी ने अटैक किया 1 सितंबर 1939, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ। इस बार HSSC ने ये डेट पूछी थी एक सेट में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, तो 1 सितंबर 1939। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट कभी नहीं पूछते, लेकिन सेकेंड की बहुत कॉमन क्वेश्चन है आने वाला। और ये किसने किस पे अटैक किया है? जर्मनी ने पोलैंड। क्या पोलैंड चार्टर पर साइन करते टाइम आया था? 51वां देश यही था, ये आ गया था, लास्ट में आ गया था। 50 थे, 51वां ये था। 1939 में जब ये 1945 में जब चार्टर पर हस्ताक्षर हुए ना, तो इंडिया भी यहाँ शामिल था, क्योंकि आप ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और ब्रिटिशर्स थे ही सबसे आगे, वो 5 तो थे ही ना इनके साथ, आप भी यहाँ शामिल थे। फिर जाके इसके ऊपर काम हुआ, अगस्त में उन्होंने वो बम गिराए। उसके बाद जाके कब बना था ये? 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टेब्लिश हुआ, ये अस्तित्व में आया। और जिस दिन ये अस्तित्व में आया, इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पाया, क्योंकि हमारे यहाँ कामकाज था। हमने 30 अक्टूबर 45 को भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, चार्टर के टाइम पे तो हम थे, लेकिन सदस्यता हमें मिली है 30 अक्टूबर 1945। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था, क्योंकि अगस्त में उसने 14 अगस्त के कुछ दिन बाद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस तरह से धीरे धीरे करके JGI के ऊपर इंटरनेशनल दबाव बनाया, और 60s और 70s में इनको जबरदस्ती किसका मेंबर बनना पड़ गया था? यूएनओ का। यूएनओ ने लगभग सारे वो देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी गड़बड़ कर सकते थे अपने अधिकार में ले लिए, चाहे वो जबरदस्ती से, दबाव से, या कुछ भी करके। आज सब यूएनओ के मेंबर हैं। और आप जानते हैं देश में जितने ताकतवर पूरी दुनिया में देश हैं वो सब यूएनओ के अंडर हैं। जो छुटपुट रह गए ना, जैसे देश हैं 200 प्लस, और इसके मेंबर हैं हाँ 193। चलो थोड़ा सा इसको अब यहाँ से पढ़ते हैं किताब के हिसाब से। कल किताब लाओगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का नाम अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? ये डी रूजवेल्ट।
अमेरिका ही वो देश है जिसने लीग ऑफ नेशंस बनवाई थी। उस टाइम पे भी एक आदमी था जिसका नाम था वुडरो विल्सन। ये पूछते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके राष्ट्रपति ने कहा था लीग ऑफ नेशंस बना लो, वुडरो विल्सन राष्ट्रपति था। सेकंड के बाद इनका राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट। यानी वुडरो विल्सन और रूजवेल्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस और सेकंड के बाद यूएनओ, इन दोनों ने नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन अगस्त 44 में, इसका मतलब सोचो यूएनओ के ऊपर काम 44 में स्टार्ट कर दिया दिमागी तौर पर। तुम्हें दिखाई दिया सैन फ्रांसिस्को चार्टर, वो जून की बात। फिर तुम्हें दिखाई दिया 24 अक्टूबर। लेकिन यहाँ देखो, जब, हाँ, इसका मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खात्मे की तरफ था ना, तब इसकी प्लानिंग हो गई थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों को लगता है एकदम संस्था बनी, संस्था एकदम नहीं बनी। तो इसकी रूपरेखा का निर्माण उस टाइम पे एबीसीआरएफ अगस्त 1944 यानी बम गिराने से ठीक एक साल पहले यूएनओ की प्लानिंग अमेरिका कर चुका था। उसके बाद उसने बम गिराया। वॉशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन जगह का नाम है, यहाँ एक सम्मेलन आयोजित किया गया जो 44 तक, फिर एक महीने लगभग अगस्त सितंबर पूरा, और अगस्त का तो एंड था, अक्टूबर में खत्म हो गया। ये डेट्स नहीं याद करनी, पर इतना याद रखना कि यूएनओ के ऊपर 45 से ठीक एक साल पहले अगस्त 44 में ही बड़े देशों ने काम कर लिया था। और ये सब कहाँ हो रहा था? वॉशिंगटन। इसका मतलब इन सबका सूत्रपात करने वाला अमेरिका है, जो यूएनओ का विचार भी देगा। कौन आदमी? रूजवेल्ट। नेक्स्ट देखें, तत्कालीन सोवियत रूस, तो ये दूसरी ताकत, यूएसएसआर बड़ा देश था, के क्रीमिया प्रदेश, क्रीमिया में एक युद्ध भी हुआ था ना 1854-56 वाला, जिससे एक वो लेडी विद द लैंप, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस है। एक नर्स महिला थी जो बेचारे परेशान लोगों का जाके इलाज करती थी क्रीमियाई युद्ध में। तो ये क्रीमिया प्रदेश इसके अधिकार में था। बाद में टूटेगा ये 1991 में 15 हिस्सों में। क्रीमिया प्रदेश का एक नगर है याल्टा। यहाँ 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, अब देखो ये तीन नाम तुम्हारे एचएसएससी ने एचपी में डाल दिए, और जिसने नहीं सुने थे वो फंस गया, जो पढ़ के गया था उसको पता चल गया। तो चर्चिल जो कहाँ के थे, और यूएसएसआर के हेड थे स्टालिन, और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। इन तीनों का एक सम्मेलन हुआ, यानी खास लोग सम्मेलन कर रहे हैं। यूएनओ एकदम से नहीं बना, 44 से इसकी भूमिका चल रही है, जिसमें कि तीन बड़े आदमियों का नाम, एक आदमी है रूजवेल्ट, एक स्टालिन और एक चर्चिल, ये रहा। जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर, सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, जिसमें 15 मेंबर आएंगे। 10 तो आयाराम गयाराम है, आएंगे जाएंगे, 5 ABCRF। तो सोचो इनमें से 3 के आदमी इकट्ठे हैं, अमेरिका का, ब्रिटेन का और रशिया का, है ना। आरएफ को इसको छोड़ दे, सी और एफ को, इन 5 में से 3 आदमी इकट्ठे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सुरक्षा परिषद बनेगी ना, सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें मतदान कैसे करेंगे। आप आज भी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद का मतदान में 15 वोट डलते हैं। अगर उनमें से 14 एक बात कहे और एक 5 में से कह दे ये काम नहीं होगा, तो वो काम नहीं होगा। ये पांचों के बारे में डिसीजन ले रहे थे 3 देश, कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया। तो स्टालिन है, रूजवेल्ट है और चर्चिल है। ये मतदान प्रणाली के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये कब की बातें हैं? 1944। और 44 में ही देखो ये सब इकट्ठे होके कहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं? वॉशिंगटन। इस यूएनओ को बनाने की प्लानिंग वॉशिंगटन में चल रही है, और मतदान की बात चल रही है क्रीमिया, यूएसएसआर। यानी 2 देशों में प्लानिंग चल रही है, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। मतदान प्रणाली में किसको वीटो देंगे, किसको नहीं, ये सब क्रीमिया में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। और एक साल बाद हम लोग एक बड़ी संस्था बनाएंगे, ये सब कहाँ डिसाइड कर रहे हैं? यूएसए के वॉशिंगटन में। इतना समझ में आ गया? तो 2 देश एक्टिव हैं, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, जिसको हम रशिया के नाम से आगे जानेंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 45 को हुई, लेकिन इसकी प्लानिंग कब से चल रही है? 44 के अगस्त से, ठीक एक साल पहले बम गिराने से। और फिर हमने पढ़ा अगस्त में ही याल्टा शहर में, सितंबर पूरा अक्टूबर, 7 अक्टूबर तक बैठक की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन वोट डालेगा कौन नहीं, इसकी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51, जिनमें बाद में कौन आया था? पोलैंड।
टोटल लड़ने वाले 62, जिनमें से बहुत लोग तो बैठकों में आ गए। 26 जून इंपॉर्टेंट, 45 को अधिकार पत्र चार्टर पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पे हस्ताक्षर करने वाला कौन बना था? हाँ, तो पोलैंड पर ही क्वेश्चन आएगा, 50 के नाम कोई नहीं पूछेगा। 51वां संस्थापक सदस्य देशों की संख्या अब कितनी है? और कौन है ये लास्ट? सूडान। हम ये भी जानते हैं अफ्रीका का एक देश सूडान है, जिसका टुकड़े बन गए दो, एक उत्तरी सूडान, एक दक्षिणी सूडान। सितंबर 2011 में दक्षिणी सूडान ने कहा मैं अलग हूं, इसलिए मेरी मेंबरशिप अलग से दो। तो कितने मेंबर बन गए? 193। 1993, तीन का पहाड़ा है, 192 मत याद करना, 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर कितनी मंजिल का है? 39। मैनहट्टन द्वीप में बना है। ये किसी ने उस टाइम पे दान कर दी, जैसे साबरमती आश्रम दान की जमीन पर बना था ना, ऐसे ही ये 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। रॉक से याद कर लो, जॉन डी रॉकफेलर। इसने जमीन दान में दी मैनहट्टन द्वीप पर, और वहां 17 एकड़ में क्या बना दिया गया? यूएनओ का हेडक्वार्टर, जिसके ऊपर 1 साल पहले प्लानिंग कर रहे थे 3 बड़े आदमी, स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल। और एक शहर याल्टा जो कि क्रीमिया का हिस्सा था यूएसएसआर में, यहाँ बात कर रहे थे भाई कौन मतदान देगा, किसको वीटो देनी है। तो 2 बड़ी प्लानिंग। फिर 45 में इसके चार्टर पे साइन हुए और अक्टूबर में ये बन गया। तो जमीन किसने दी थी? रॉकफेलर। इसी में इसका सचिवालय है, सेक्रेटरीट, जहां जो आदमी बैठता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, और वो 5 साल के लिए एक बार बनता है। नेक्स्ट है संघ का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ? 52 में। तो आप सोचो 45 में ये बना, इसके 7 साल बाद इसका हेडक्वार्टर बना, जो मेन हेडक्वार्टर, बड़ी बिल्डिंग 17 एकड़ वाली, 52 में। यहाँ इसकी महासभा की पहली बैठक 52 में आयोजित की गई, और इस बैठक में हम बहुत प्राउड के साथ कहते हैं कि हमारे देश की विजय लक्ष्मी पंडित दुनिया की पहली औरत जो महासभा की हेड बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, या महासचिव कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ की पहली बैठक है। जैतून, जैतून शांति का प्रतीक है, वक्राकार है, नीचे से बंद है, ऊपर से खुली, यानी ऊपर से हर किसी की एंट्री, जिसका मन करे ना वो हमारा मेंबर बन जाओ। 193 है, देश 207 प्लस में है, जिसका मन करे आ जाओ। जैतून की, ऑलिव की ब्रांचेस हैं जो ऊपर से खुली हैं, और इनके बीच वर्ल्ड का मानचित्र बना है। तो मैं इसको बोलूंगी कल इसको थोड़ा, इसको मैप को बड़ा बना के दिखा दे ताकि तुम्हें याद भी रह जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं क्या हैं? ACEFRS। ए मतलब अरेबिक, अरेबिक अमेरिकी कोई भाषा नहीं है। काम करने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? ई और एफ। अन्य भाषाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त है चाइनीज, रशियन, अरबी, स्पेनिश। ट्रिक हमेशा काम आती है, ACEFRS। ये बार बार आते हैं क्वेश्चन, बहुत कॉमन, इस बार भी आए हुए थे। ठीक है, हम ये भी जानते हैं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चाइनीज, मैंडेरिन है, मैंडेरिन या मंदारिन जिसको बोलो। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, इसका पैसा कहाँ से आता है? सब देश जिनकी औकात ठीक ठाक है, और ये प्राउड की बात है अगर आप यूएनओ को पैसा दे सकते हैं तो, क्योंकि इसका कोई पर्सनल देश तो है नहीं, ये तो सारी दुनिया की संस्था है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा हर साल अमेरिका देता है, और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जिसकी औकात कितनी है ये उसके दिए पैसों से जज किया जाता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू अमेरिका की है, फिर ब्रिटेन, रशिया, चाइना की। हम 0.00 समथिंग प्रतिशत हम भी देते हैं, और बहुत प्राउड की बात है कि हम 10वें बड़े में आते हैं, हम 0% दे के भी। तो सोचो बाकी वो जो 4-5 है ना, वही सारा पैसा दे देते हैं। तो इसका बजट, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, घोषणा पत्र जो पहले बना था, इसके आर्टिकल 17, इसकी जमीन भी कितनी एकड़, और इसके बजट की जानकारी भी देगा 17 के अनुसार। बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी किसकी है? महासभा। तो महासभा का सबसे इंपॉर्टेंट काम है बजट पे डिस्कशन करना, और हम प्राउड से कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने इसके मेंबर हैं 193, हर एक देश कम से कम एक आदमी और ज्यादा से ज्यादा 5 भेजता है। इसकी सितंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक होती है, और मुझे ध्यान है हमारे देश की मीडिया इतनी घटिया है कि हमारे यहाँ सितंबर में नवरात्रे आते हैं। तो जब मोदी जी नए नए बने थे ना,
अपने प्रधानमंत्री, तो इतने घटिया इन्होंने वो की थी वहां से, वहां जाके दिखाया कि देखिए इतनी तरह के यहाँ इतने 56 भोग बने हैं, लेकिन मोदी जी की महानता देखिए, नींबू पानी पी रहे हैं क्योंकि उनका व्रत है। मतलब ये कवरेज थी हमारे देश की। कवरेज क्या होनी चाहिए, क्या प्लानिंग, क्या नीतियां, कोई नहीं, ये फालतू की बकवासबाजी। तो इसकी हमेशा बैठक सितंबर के तीसरे हफ्ते में और जनरली ट्यूसडे को स्टार्ट करते हैं। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए तो हनुमान का दिन होता है, तो हम ऐसे याद कर लें कि हमारे यहाँ हम कब याद करेंगे, सितंबर के तीसरे हफ्ते के, या कह लो तीसरे मंगलवार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिम्मेवारी किसकी है, बजट पर विचार करने की और उसे पास कराने की महासभा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे साल अनुमोदित किया जाता है। बजट की प्लानिंग एक बार करके उसको 2 साल तक यूज करते रहते हैं। और पैसा कौन देते हैं, अमीर देश। लगाते कहाँ हैं, गरीब देशों में बाढ़ आ गई, कहीं पे औरतों का कोई पैसा लगाना है, कहीं बच्चों पे, गरीबों पे, विधवाओं पे, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ पीड़ित है, सबको मदद करता है यूएनओ। यूएनओ गरीबों के लिए भी बहुत काम करता है। बजट कौन पेश करता है, महासचिव। अब ये कॉमन सेंस है कि अगर महासभा में आ रहा है तो कौन पेश करेगा, महासचिव। और क्या तुम्हारे देश से कोई महासचिव बना है क्या, महासचिव। ये महासभा का जो महासचिव है वहां तो हम गए हैं, लेकिन हम सचिवालय के महासचिव कभी नहीं बने। मई 2006 में यूएनओ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान, यानी आज से लगभग बहुत पुरानी बात हो गई। एक आइडिया है बस, अमेरिका का कितना परसेंट था, मैंने क्या कहा, जितने जो पैसे देगा उसकी औकात उतनी ज्यादा मानी जाएगी। जापान ने कितने दिए, जर्मनी ने 8%, यूके ने 6%, फ्रांस के, इटली के, कनाडा के, रूस का इतना परसेंट, भारत का 0 पॉइंट में ही रहते हैं, लेकिन वो भी हम टॉपर्स में होते हैं। सोचो बाकी तो लोग देते ही नहीं होंगे, तो हम भी जितना देते हैं, ठीक है हम कहीं तो स्टैंड करते हैं, लेकिन अपने को अगर तुम इसके मुकाबले देखोगे तो तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि क्यों वर्ल्ड में हमारी नहीं चलती और अमेरिका की चलती है। इन कारणों से, यहाँ पैसे का बोलबाला है सारा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, कितने अंग हैं इसके, 6। इसका सबसे पहला अंग जो सबको बराबर मानता है, महासभा। इसको कहते हैं दुनिया की संसद है ये। जैसे संसद में 543 लोग होते हैं ना एक पार्ट में, यहाँ सब आके बैठते हैं। एक देश कम से कम एक आदमी भेजो, ज्यादा से ज्यादा 5, लेकिन उनका मत एक होना चाहिए, जिसमें मोदी जी जाए, चाहे विदेश मंत्री जाए, चाहे कोई जाए, बात एक करना। महासभा की सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है बजट पारित करना, जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये करता है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है और सितंबर के तीसरे हफ्ते के तीसरे मंगलवार को रखते हैं। अगला नाम क्या है, जिसके लिए याल्टा शहर में 1944 में यूएसएसआर में बैठक कर रहे थे कि किसको मतदान का अधिकार देंगे, किसको नहीं। अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँ ना, ये सबसे ताकतवर है। ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन ये सबसे ताकतवर है क्योंकि ये सारे नियमों को पास करती है। वो पास करती है जो सबके साझे की चीजें हैं, लेकिन कुछ होती हैं खास चीजें जिससे दुनिया बदलती है। उसमें किसकी पावर चलती है, सुरक्षा परिषद में हम सबको थोड़ा सा शांत रखने के लिए कहा, 10 आदमी आप सब में से बनेंगे, सारी दुनिया में से, लेकिन 5 आदमी हमेशा सेम रहेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, फ्रांस। पैसे भी तो यही दे रहे हैं ज्यादा, तो इन्हीं के आदमी रहेंगे। पैसे खैर जापान भी खूब दे रहा है, लेकिन जापान, जर्मनी, इटली भी, लेकिन उनको थोड़ा पीछे रखा कि तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मनी निभा रहे थे, तो इसलिए तुम पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। ये पांचों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर, और 10 अस्थायी में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से, और जितने ना ऑस्ट्रेलिया, इन सब में से लोगों को बुलाते हैं और वो लिखित में आगे पढ़ेंगे। तो ये सोचो कि इसमें सबसे पावरफुल 5 हैं, जिनको कहते हैं स्थायी सदस्य, जिनके पास वीटो है। वीटो काम करवाने की पावर नहीं है, काम को रुकवाने की पावर है। और इस वीटो का सबसे ज्यादा यूज इन 5 में से रशिया ने किया, अमेरिका के खिलाफ किया, क्योंकि अमेरिका कई बार ऐसी नीतियां लाया जिससे कि गरीब आदमी मर जाए तो या उसका नुकसान हो, तो रशिया हर बार खड़ा हुआ अमेरिका के खिलाफ। कौन सी परिषद में, यूएनएससी इसका नाम पड़ता है शॉर्ट में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत जल्दी बैठकें करते हैं, 15 ही तो मेन आदमी होते हैं। हाँ, ये बैठकें करते हैं 2 हफ्ते में एक बार, 14 दिन में एक बार कह